देश में केवल दो ही पार्टी है, या भाजपा या कांग्रेस सेंट्रल में। कानून वहीं से चेंज होना है, कानून वहां से नहीं चेंज हुआ तो थोपा आपके ऊपर जाएगा। अगर आपको चाबुक वाली सरकार चाहिए तो समाजवादी पार्टी को दीजिए। आज बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, पेपर में चल रहा है। सर प्लीज इसको बंद करवाइए। काम के ऊपर जो आए उसका स्वागत है, बाकी सर और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। धर्म का मामला सर बहुत, सर ये कोई बात ही नहीं है कि हर जगह आप धर्म। सर श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर मैं एक मुस्लिम हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य धर्म संभवानि युगे युगे। जब इस धरती, उसके बाद सर हमारी कुरान भी कहती है कि जब इस सरजमीन पर जुल्म करोगे तो मैं अपनी रस्सी को कस लूंगा, ये मेरा रब कहता है। ठीक है सर, तो धर्म तो मेरा एक ही है सर। हमारी जो बातें गीता में कही गई सर वो हमारे खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ गीता में कोई बात नहीं कही गई, कुरान में कोई बात हिंदुओं के खिलाफ नहीं कही गई। मेट्रो जो बना है वो अखिलेश यादव ही के कार्यकाल में हुआ है, और तमाम ऐसे जो रोडें जो बनी हैं वो भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ है। बहराइच से लेके भिंगा शरावस्ती तक के जो रोड काले हुआ है, 4 लाइन का काम हुआ है, ये अखिलेश यादव ने घाटन किया और हमने अपने आंखों के सामने चश्मदीद देखा हुआ है। नमस्कार, बदलेगा भारत पर आप सभी का स्वागत है। यूपी की बात करने निकले हैं और चलते चलते पहुंचे हैं बहराइच जिले में। ऐतिहासिक घंटाघर पे हैं और यहाँ पर हमारे तमाम पीछे साथी मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या चाहता है बहराइच। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 होने हैं। ऐसे में तमाम लोग दावा कर रहे हैं, पक्ष भी दावा कर रहा है, विपक्ष भी दावा कर रहा है। विपक्ष से अगर अखिलेश यादव शंखनाद कर रहे हैं कि नहीं चाहिए भाजपा, तो योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। आम जनता है यहाँ पे मौजूद, कुछ पार्टी के समर्थक या नेता भी हो सकते हैं, इसमें बातचीत के दौरान पता चलेगा। लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लगभग जो 5 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का पूरा होने जा रहा है, उसमें विकास की जो बातें की जाती हैं, धरातल पर उनकी सच्चाई कितनी है, कितना हद तक उसका जो तमाम विकास की योजनाओं का नाम गिनाया जाता है, इम्प्लीमेंट कितना हुआ है, इन सारी चीज़ों से बात किया जाएगा। यहाँ के उद्योग धंधों के बारे में बात करेंगे और तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत मैं यहीं से करता हूँ और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि बहराइच किस लिए जाना जाता है? देखिए, बहराइच हमारा जो है शांत इलाका है। जैसे आपसे मैंने बताया, यहाँ पे कोई गुंडा माफिया पनप नहीं पाता है और यहाँ की जनता उसको पनपने भी नहीं देती है। इसलिए मेरा बहराइच बहुत शांत एरिया है, इसलिए जाना जाता है। और उद्योग धंधे हमारे यहाँ जो है पहले से चले आ रहे हैं, जैसे दाल मिल है, राइस मिल है, आटा मिल है और गन्ने का व्यापार ज़्यादा होता है यहाँ पे। इस वजह से मेरा बहराइच जाना जाता है। और यहाँ पे ये गंगा जमुनी तहजीब, उसको लोग भली भांति जानते हैं। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने की पूरी कोशिश की जाती है और रहते भी हैं जी। तो 2022 को लेकर अगर पूछा जाए, 5 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, कामकाज का जो दावा किया जाता है विकास हुआ है, उसको किस तरह से देखते हैं? 2022 जो है वो तो आप जिस दिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी रथ लेके निकले थे, उस दिन जब इन्होंने सुबह 4 बजे तक भीड़ देखी, उसी दिन इनकी जमीन खसक गई यहाँ से दिल्ली तक। उसी दिन से इन्होंने, उसके एक दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को परमिशन नहीं दिया जाने के लिए। ये बताइए, इसी देश में जो रह रहा है, इसी देश वो सीएम रह चुके हैं यहाँ के, उनका पूरा परिवार जो है, इतनी बड़ी पार्टी है, उस पूर्व सीएम को परमिशन नहीं दे रहा है कलेक्टर। क्या लगता है 22 में किसकी सरकार? 22 में पूर्ण रूप से बहुमत से जो है समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी? हाँ, 100%। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या है? जी, नजीमुल हक मेरा नाम है। क्या लगता है इस बार? देखिए, जहाँ तक इस बार की बात है, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। इससे पहले आपने कोरोना काल देखा होगा, इस बीजेपी के सरकार में बगैर ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प कर मर गए चौराहों पे। जहाँ का जिला अस्पताल इससे पहले समाजवादी पीरियड में डॉक्टर वकार साहब, अहमद शाह साहब ने जो बनवाया था, उसका पूरी तरीके से इन 5 सालों में, 4.5 सालों में बीजेपी ने दुर्गति कर दी। सिर्फ वहाँ दलाल घूमते हैं, डॉक्टर्स दलाली का काम करते हैं, उनके दलाल घूमा करते हैं। वो कहते हैं यार ये पेशेंट बहुत सीरियस है, जो है यहाँ उसको लखनऊ रिफ़र कर देते हैं और वहाँ दलाल खड़ा होता है, प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाता है। उनका लाखों रुपए लेके उनका इलाज करते हैं और आखिर में बगैर ऑक्सीजन के मरीज दम तोड़ देता है। आपने कोरोना काल की बात की, कोविड की बात की, तो क्या लगता है योगी जी के अलावा अगर कोई दूसरा होता तो स्थिति को संभाल लेता? देखिए, वैश्विक महामारी थी। देखिए, वैश्विक बीमारी थी, महामारी थी, लेकिन कोई भी अधिकारी होता है
उसको पहले देखता है कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, उसको पहले से मालूम था, इससे पहले कोरोना काल आ चुका था। उनको पूरी तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई कोई अगर जो है किसी के परिवार को कोई आदमी मर जाता है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो अपने आप वो कोसता है कि बताइए, मैं जो ऐसे जिले में रहता हूँ, ऐसे प्रदेश में रहता हूँ जहाँ मेरा मरीज यानी मेरी पत्नी, मेरा पिता मेरा भाई बगैर ऑक्सीजन के मर गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। कोविड काल में बहराइच की क्या स्थिति थी? बहराइच की स्थिति बहुत भयावह थी। कोई व्यवस्था नहीं थी, ना यहाँ पर बेड था किसी हॉस्पिटल में, ना ऑक्सीजन थी, ना एम्बुलेंस थी। लोग तड़प तड़प करके बहराइच में मर गए और ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। यहाँ की बहुत सारी जो है दिक्कतें हैं बहराइच में। जैसे सबसे बड़ी जो है दिक्कत यहाँ पे ये है कि जाम की समस्या। आप आए होंगे तो देखा होगा बहराइच में जाम की व्यवस्था। पिछली गवर्नमेंट में यही चांदपुरा चौराहा 1 किलोमीटर पर यहाँ पे ट्रामा सेंटर बना था। जैसे बन के वो बिल्डिंग तैयार हुई, गवर्नमेंट बदल गई। ये पूरा 5 साल गुजार दिए, उसमें एक संसाधन की व्यवस्था तक नहीं कर पाए। एक संसाधन वहाँ पे नहीं है। अब उसको खोला है, वहाँ पे जो है वैक्सीनेशन हो रहा है। दूसरी समस्या, 7 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 5 साल से योगी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद बहराइच से 55 किलोमीटर की दूरी पर जरवल रोड है। यहाँ तक रेलवे की कनेक्टिविटी अगर ये कर दें तो हम यहाँ से दिल्ली भी जा सकते हैं, लखनऊ भी जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, हर कहीं जा सकते हैं। ये 55 किलोमीटर की जो है रेलवे लाइन इनसे नहीं बिछ पाई और ये दावे कर रहे हैं बड़े बड़े झूठे वादे। क्या बोल रहे हैं? आज़ादी से अब तक 55 किलोमीटर जो बहराइच है, 55 से 60 किलोमीटर यहाँ से जरवल रोड पड़ता है, घाघरा घाट। अगर आज़ादी से अब तक 22 हो गया आने को है, अगर बिछ जाती तो ये बहराइच का विकास हो जाता है। यहाँ के लोग अपनी सब्जी और दूध, जो दूध कूड़े के भाव यहाँ लोग बेचते हैं, कूड़े के भाव 20 रुपये लीटर बिस्लरी का पानी बिक रहा है, 100 रुपये लीटर हिमालय का पानी बिक रहा है, 5 स्टार होटल में बिक रहा है, आप भी पीते होंगे। और यहाँ पे 30 रुपये लीटर से किसी किसान का ऊपर दूध ही नहीं बिक रहा है। आप उसकी गारंटी दीजिए ना, किसान के दूध क्या रेट बिकेगा, सब्जी क्या रेट बिकेगी। आज नोएडा का वो किसान क्यों, वहाँ पे सब्जी तुरंत एनसीआर दिल्ली पहुँच जाती है, गाजियाबाद की दिल्ली पहुँच जाती है, अलीगढ़ की दिल्ली पहुँच जाती है, क्यों? ट्रेन सुविधा है। यहाँ पे अगर बड़ी लाइन की सुविधा अगर मिल जाए बहराइच से जरवल तक लोगों को, तो यहाँ से डेली अपना दूध और सब्जी और फूल, 3 चीज़ जो हमारे किसान भाई हैं डेली लखनऊ पहुँचा देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे नेताजी ने अखिलेश यादव जी का नाम लिया, तो जाहिर सी बात है पार्टी लाइन से अपना पक्ष रख रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं किया सरकार ने जो बताने लायक हो, जिससे बहराइच का कुछ विकास हुआ हो? सर देखिए, मैं तो पहले एक आम जनता की हैसियत से आपसे बात करूंगा। जी। सबसे बड़ी बात आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आपने बहराइच के बारे में पूछा कि बहराइच किस लिए जाना जाता है। जी जी। तो सबसे पहले मैं उस सवाल का जवाब दे दूं। भैया ने अपना बोला, सही कहा इन्होंने जो भी बातें बताई वो एकदम फैक्ट है। इसको ये अलग बात है कि ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसको आप ये कहिए कि ये समाजवादी समर्थक हैं, लेकिन है तो ये आम जनता ही सर। जैसे इस बात को आप समझिए, तो देखिए सर, बहराइच हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। इसको गौतम गाजी की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी यहाँ पर एक उनका स्थल है, धार्मिक स्थल है श्रावस्ती में। बहराइच मोस्टली इन 2 चीज़ों की वजह से जाना जाता है। ये हो गया। रहा सवाल सर जो आप कोरोना काल की बात बता रहे हैं कि उसमें क्या हुआ, तो सर यहाँ 25,000, 40,000, 50,000 रुपये में सिलेंडर बिके। तो सर आप इस बात पर गौर करिए, इसमें मैं क्या गवर्नमेंट को ब्लेम करूं या अधिकारियों को ब्लेम करूं या पूरे सिस्टम को ब्लेम करूं या बेचने वालों को ब्लेम करूं? सर जो जिस चीज की जरूरत पड़ी है लोगों को, ये अफरा तफरी की स्थिति पूरे देश में थी कि सिर्फ यूपी में? सर मैं तो अपने बहराइच की बात बता रहा हूं। मैं तो यूपी में टीवी चैनल खोल के देखता हूं, मैं रहता यहाँ हूं सर। उस टाइम तो बाहर भी नहीं निकल सकता था मैं। तो यहाँ पे जो मैंने देखा तो उस हिसाब से तो सर मैं स्थिति तो पूरे देश की खराब थी सर। पेपर के ऊपर काम हो रहा है सर। देखिए मैंने यहाँ पे, आप जा करके देखिए सर, पता नहीं कितने हॉस्पिटल में कितने बच्चे बिना ऑक्सीजन के चले गए सर। उसका सर किसी राजनीतिक उससे नहीं, एक आम जनता, एक मेरी। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ सदर विधायक अनुपमा जायसवाल हैं और तमाम विधायक हैं, है ना, 7 सीटें हैं, 3-4 विधायक तो होंगे ही बीजेपी के, है ना? सर यहाँ 7 सीटें हैं, संविधान सभा 7 है, जिसमें 1 सीट सिर्फ मटेरा की समाजवादी पार्टी के खाते में है। बाकी पूरे देवीपाटन मंडल में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं सब भारतीय जनता पार्टी के। लोकसभा तो क्या नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी लेकर अगर काम नहीं किया? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी नेता पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं। अगर सर ऐसा कुछ हुआ होता तो आज हम ये सवाल आपसे क्यों कर रहे होते कि सर कोरोना काल में हमको घर से निकलने की, अगर मैं दवा लेने भी जाता था कोविड के बाद तो सर ट्रैफिक के लोग, सर एक चीज,
कोविड के बाद की बात करें तो क्या स्थिति है बहराइच की? सर कोविड के बाद सर क्या है सर, स्कूलों में खुलेआम फीस ली जा रही है, गुंडागर्दी, और क्या है सर, जो जिसमें बच्चा स्कूल नहीं गया वो फीस बैठने नहीं देंगे। हमारी बहन भी स्कूलों पढ़ती है और भी उन प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि फीस जमा करिए वरना आपकी बहन को बैठने नहीं देंगे। ये प्रिंसिपल और की दूसरी काम सर है। एक चीज है मुझे आपसे ये कहनी थी कि जैसे आपने कहा कि सरकार ने योजनाएं चलाई, तो सर बिल्कुल नो डाउट सरकार ने, मैं ये इस बात में कोई वो नहीं कि गवर्नमेंट ने योजनाएं तो बहुत टॉप क्लास की चलाई हैं, इसको कहने में मुझे कोई डर नहीं, लेकिन सर उस योजनाओं पे काम कितना हुआ है? उस योजनाओं के सारे पैसों को अधिकारियों ने सिर्फ पेपर के ऊपर लिख करके और खा लिया है सर। मैं आपको एक योजना का नाम बता रहा हूं, उसकी जांच करवा लीजिएगा, उसके प्रूफ अगर आपको चाहिए तो मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दूंगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में एमएसडीपी योजना चलती थी केंद्र सरकार की, जिसको मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता था, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वक्त इस गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम उसका नाम चेंज किया। सर नाम चेंज कर देने से योजना बदलती नहीं है। अल्पसंख्यक विभाग में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। एमएसडीपी की जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें कुत्ते लौट रहे हैं, आप जाके जीजीआईसी ग्राउंड देख लीजिए, करोड़ों रुपए की योजना थी सर वो एमएसडीपी की, सीएनडीएस ने उसको बनाया था, वो बिल्डिंग आज जर्जर हो गई है, अभी हैंडओवर नहीं हुई है। ये ट्रॉमा सेंटर, तो सर उसमें क्या है, ऊपर के जितने भी ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सर उसमें लोगों की भर्ती हुई थी ब्लॉक लेवल फैसिलिटेटर की, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो समाजवादी पार्टी के टाइम की भर्ती थी तो क्या वो आप उनको निकाल के बाहर कर दोगे? आप आउटसोर्सिंग से लोगों को भेज दोगे? एक ऑलरेडी आदमी काम कर रहा है उसके बाद भी आपने दूसरे लोगों को आउटसोर्सिंग से भेज दिया, तो सर योजना क्या है? अधिकारियों का खुला गुंडा नाच है, सीधी सी बात है सर, जैसा वो चाहते हैं वो करते हैं। आपके पास आते हैं, अभी बने रहिएगा, आपके पास आते हैं। क्या लगता है 5 साल का जो कार्यकाल पूरा होने वाला है योगी जी का, इसको कैसे देखते हैं? विकास कहाँ तक देखिए पहुंचा? योगी जी ने तो कोई काम नहीं किया। हमारे को समाजवादी पार्टी, मैं तो कांग्रेस पार्टी में हूँ इस समय, 15 साल भाजपा में रहा हूँ, अच्छा, अनुसूचित मोर्चा में। हाँ। हमारे भाई समाजवादी पार्टी के हैं। हाँ, डॉक्टर वकार साहब ने कुछ अच्छा काम किया है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा। उनका काम ये था, हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना और लाइट की व्यवस्था उन्होंने सुचारू रूप से की थी, उनका मैं डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन योगी जी के कार्यकाल में हम लोग को यह बरगलाया गया कि हम लोग एक हिंदू हैं, ठीक है, और इस पे हम लोग 15 साल उसमें हमने देखा है। मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, अभी आप जाकर के उसको चेक कर लीजिए अनुसूचित आयोग का, सारे उसमें पेंडिंग आपको चलेंगे मुद्दे। अब आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में आता हूँ कि यहाँ बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के भाई लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, सब लोग हैं। अभी एक भाई साहब हमारे बहुत देर से बात कर रहे थे, हमको ये दिमाग लेके आना है कि हॉस्पिटल जो बहराइच में है, मान लीजिए हॉस्पिटल या रोडवेज कोई भी वो मान लीजिए, वहाँ पे कर्मचारी होंगे 500, हमारे पास हम लोग 2 लाख या 5 लाख की आबादी, 20 लाख की आबादी हमारी सिटी में। अगर हम आज नहीं जागते हैं तो 500 आदमी हमको चूतिया बनाते रहेंगे हॉस्पिटल के। तो जागृत हमको होना है, हमको जागना है। देश में केवल 2 ही पार्टी है, या भाजपा या कांग्रेस सेंट्रल में। कानून वहीं से चेंज होना है, कानून वहाँ से नहीं चेंज हुआ तो थोपा आपके ऊपर जाएगा। अगर आपको चाबुक वाली सरकार चाहिए तो समाजवादी पार्टी को दीजिए। आज बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, पेपर में चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से समझौता किया है। तो अब ये सोचना आपको, तो चाबुक वाली आपने बात बताई, चाबुक वाली सरकार चाहिए तो आपको समाजवादी पार्टी सरकार को चूज करना पड़ा, समाजवादी पार्टी को। लेकिन जब 2017 में यूपी के लड़के गठबंधन करते हैं तब आपकी ये बात कहाँ चली गई थी? यूपी में जब गठबंधन हुआ था 2017 में समाजवादी, राहुल गांधी जी आपकी पार्टी हाँ के, ठीक है, उन्होंने गठबंधन किया उसमें, था, हाँ, तब ये दिमाग नहीं था। नहीं, उस समय कुछ त्रुटियां थी। उसमें त्रुटियां ये थी कि इन्होंने जो कुछ कहा था समाजवादी पार्टी ने, इन्होंने उसको डिनाई किया। अब वो आंतरिक बात है, वो पार्टी का मामला है। नहीं, समाजवादी वाले कहते हैं, पार्टी वाले कि उनकी वजह से हमारा मटिया मेट हो गया। नहीं, उसमें कोई इनको समर्थन मतलब चाहिए था, गठबंधन के लिए आए मेरी पार्टी के पास, उसमें गठबंधन किए, इनके वजह से नुकसान हुआ मेरी पार्टी का। और इनकी चाबुक वाली सरकार चाहिए समाजवादी पार्टी। नहीं, चाबुक वाली क्या चाहिए? आप तो किया होगा आप लोगों ने, क्या ऐसा किया है बताइए इनके साथ? क्या जब गठबंधन में आए थे तो क्या चाबुक पड़ा था इनके ऊपर? अगर इनको सरकार भाजपा की रहेगी, केंद्र में सरकार अगर भाजपा की रहेगी और समाजवादी पार्टी प्रदेश में रहेगी, चाबुक की सरकार रहेगी। मायावती आज तक का बैठी हुई है, शांत होकर के भाजपा का समर्थन कर रही है, तो चाबुक की सरकार नहीं है तो क्या है? आप बताइए। समाजवादी से ज्यादा आंदोलन इस भारत में कोई कर नहीं सकता है। समाजवादियों ने आंदोलन किया,
उसी का आज ये नतीजा है कि पूरे प्रदेश में आप बताइए, कोई भी, ये भाई साहब बता रहे हैं कांग्रेस एक दिन भी किसानों के पक्ष में निकल के किस तरह आई है। अरे भाई ये बात तो गलत है, ये बात तो गलत है, ये बात तो गलत। आपका क्या कहना है? सर, एक मुद्दा है हमारा। हाँ, क्या मुद्दा बताइए? मुद्दा हमारा ये है, 2017 में इस गवर्नमेंट ने जो है अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों का मुद्दा रखा था। जी सर। हाँ। और सर टेट भी किए हैं, सुपर टेट पिछले बार दिए भी हैं। कुछ धोखाधड़ी ऐसी हुई कि उसमें दो चार नंबर से हम लोग रह गए और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। सर समाधान करने के लिए इन्होंने कहा था वो कर दे बस। जिले में एक अस्पताल था पुराना जो डॉक्टर वकास साहब ने बनाया था, इसके बाद उसकी कोई व्यवस्था आगे वो नहीं कर पाए। दूसरी बात, आप बहराइच एक और चीज़ से जाना जाता है, प्रतिदिन यहाँ पे हॉस्पिटल खुलते हैं प्राइवेट। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन 4 हॉस्पिटलों का उद्घाटन न हो। 3 बेड ले आए, एक ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि कोरोना काल के बाद पता चल गया कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था क्या है। आप चले जाइए सरकारी अस्पताल में, ना आपको नेता तो दावा कर रहे हैं तमाम गैस प्लांट वगैरह लगा दिए। भाजपा के लोग ये बता दें, भाजपा के लोग ये बता दें कि बहराइच जनपद में वेंटिलेटर कितने हैं, बहराइच जनपद के अस्पतालों में वेंटिलेटर की संख्या वो बता दें। मैं समझ जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि हमने पूरे देश में शौचालय बना दिया। अब बताओ, शौचालय से विकास होता है? उस शौचालय में कंडे रखे हुए हैं, किसी ने बकरी बांध रखी हुई है, किसी का शौचालय गिर गया है, किसी में दरवाजा नहीं है, और आज भी वही व्यवस्था लागू। और सबसे बड़ा घोटाला अगर देश में कोई भी है इस समय, तो सबसे बड़ा घोटाला शौचालय घोटाला और ये आवास वाला घोटाला। प्रधान लगातार पूरे प्रदेश में 20,000 रुपये प्रति आवास पे ले रहे हैं। क्या सरकार इस पे लगाम लगा पाई? तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोहिया आवास मिलते थे, या मायावती जी की सरकार थी जो कांसीराम आवास बनाए शहरी और ग्रामीण, उसमें नहीं था ऐसा? नहीं, उसमें देखिए हम लोग पहली बात तो जो आवास दे रहे थे उसकी व्यवस्था दूसरी थी। आज तक ये घर में। आप भी समाजवादी पार्टी से? जी, मैं समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, शैलेश सिंह सैलू मेरा नाम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं थी वही आज चल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे एक वो बनाया था, क्या बोलते हैं उसको, रिसिया के पास है फैक्ट्री, नहीं रिसिया के पास उन्होंने पॉलिटेक्निक बनाया था। पॉलिटेक्निक जी MSDP वो, हाँ उसी से बनाया। 5 साल हो गए, उस पर कुछ नहीं हुआ। जब कोरोना काल में जब अस्पतालों में बेड नहीं थे तो उसको क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, और क्वारंटीन सेंटर जब बनाया गया तो उसकी व्यवस्था इस तरह की थी, जो 5 साल से सोचिए जब साफ सफाई ना हुई हो, 5 साल से खुला ना हो, वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बना दिया। किस तरह से? एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे सरकार का दावा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, अभी हाल ही में गृह मंत्री जी हमारे आए थे, अमित शाह जी, और साथ में अजय मिश्रा टेनी थे मंच पे मौजूद, और गृह मंत्री ने कहा कि दूरबीन से भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया, बाहुबली नेता, माफिया, गुंडे, मवाली कहीं नजर नहीं आते। इस पर क्या कहना, कानून व्यवस्था को लेकर बहराइच में किस तरह? सर वो ट्रक में गरीब को कुचल दिया, 4 लोगों को, चढ़ गई गाड़ी। क्या सुरक्षा व्यवस्था है सर? आपने देखा नहीं क्या? पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। क्या हो गया उनके ऊपर? पूरी गाड़ी लेकर के विधायक जी का लड़का टेनी, क्या नाम था उनका, है ना, लेके चले गए वो। बताइए, अब बताइए सर, तो अब उसमें क्या बोलूं मैं? सुरक्षा तो कह रहे हैं कि कहने से क्या कह रहे हैं कि ऐसा ही है। वो कह रहे हैं, जैसे दूरबीन की जो बात कर रहे हैं भाई साहब, उन्होंने कहा कि लड़कियां 12 बजे रात में भी निकल सकती हैं, गहने बहने लाद के, कोई खतरा नहीं। आदमी नहीं निकल सकते, आप लड़कियों की बात बता रहे हैं सर। जेंट्स में पूछ रहा हूं। अरे भाई दूरबीन में शीशा नहीं है, दूरबीन में जब शीशा नहीं रहेगा तो कैसे दिखेगा? आप बताइए। जैसे पीछे रहेगा अपराधी, आपके पीछे रहेगा और देखेंगे सामने, तो अपराधी कहाँ दिखेगा? सारे अपराधी तो भाजपा के पीछे हैं। जेंट्स नहीं तो निकल, जैसे आप कह रहे हो 12 बजे लड़कियां निकल सकती हैं सर, मुझे डर लगता है 12 बजने के बाद अगर मैं किसी सन्नाटी रोड पे जा रहा हूं तो मुझे डर लगता है कहीं कोई मोबाइल छीन के ना भाग जाए या कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी चीज सर, अभी रेलवे लाइन की बात हो रही थी सर, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे, एक हमारे इस जिले के कम से कम 2-3 बार सांसद रह चुके, केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री भी रह चुके, आजकल केरल के गवर्नर हैं, अगर वो चाह लें, श्री माननीय महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब, अगर वो चाह लें तो हमारी, नहीं आरिफ कुरैशी नहीं सर, ओरिजिनल खान साहब हैं, वो ओरिजिनल खान साहब हैं, नंबर 1 बढ़िया लीडर हैं, इंटरनेशनल लीडर हैं, मैं उनकी कदर करता हूं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि वो इस वक्त केरल के, नहीं वो इस वक्त केरल के महामहिम हैं, राज्यपाल हैं सर, वो कम से कम हम गरीबों को, हमारे इस शहर को, बहराइच को जरवल रोड से बड़ी लाइन को जोड़ दें, ताकि हम तो नहीं जा पाए अपने एजुकेशन लाइफ में ट्रेन से दिल्ली का सफर करने, लखनऊ का सफर करने, हमारे बच्चे ही जाएं सर। रेलवे लाइन को बहराइच से जरवल नहीं जोड़ना है, रेलवे लाइन को बहराइच से लखनऊ जोड़ना है।
देखिए बार बार ये बात आ रही है कि रेलवे लाइन को कहाँ जोड़ना है, तो रेलवे लाइन को बहराइच से लखनऊ जोड़ना है और यहाँ से नहीं जरवल नहीं जोड़े, जरवल से नहीं हो पाएगा। जब उसके लिए जब लखनऊ से डायरेक्ट व्यवस्था की जाएगी तब ये हो पाएगा। मोटा मोटा ये बताइए मुझे, मोटा मोटा ये मुझे बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे जब भी बहराइच का जिक्र आता है एक पिछड़े जिले के तौर पे आता है, तो ऐसा क्या हो कि विकास की मुख्य धारा में बहराइच भी शामिल हो जाए? सर देखिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है पहले उसको मजबूत करें, और रोजगार जो इनका है, जो इनकी व्यवस्था है, जैसे फाइनेंस व्यवस्था लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, फाइनेंस बैंकें करती नहीं हैं, जो कहते हैं कि हमने इतना रोजगार दे दिया। नरेगा को भी रोजगार में जोड़ लिए हैं। आप जो रोजगार की लिस्ट इनकी है उसमें नरेगा भी शामिल है। हमको रोजगार कहीं नहीं दिख रहा है कि लोग भर्ती हो गए हैं। तो यहाँ पे और उद्योग खाने यहाँ पे लगाएंगे, रेलवे लाइन से जोड़ देंगे तो अपने आप विकास हो जाएगा। क्यों नहीं होगा विकास? और नहीं पड़ेगी सर। जैसे इस समय जो है चावल लेने के लिए 5 किलो लेने के लिए वहाँ लाइन लगाते हैं, तो पूरे सुबह से शाम हो जाती है। अगर उनको रोजगार फैक्ट्रियाँ यहाँ लिमिटेड कंपनियाँ खुल जाए तो वो जो पल्लेदारी करते हैं वो अच्छा खासा पैसा उनको मिलेगा और उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी मेहनत से स्वयं खा लेंगे। कृषि में जो चीजें हैं, कृषि से जो चीजें तैयार हो, जैसे फूल है, फल है, सब्जी जो भी है, उसकी एक गारंटी दें। जैसे ये अभी अपना लाए थे, एमएसपी की बात कर रहे थे, जिसके लिए किसान 1 साल से बैठा, फिर उन्होंने वापस लिया उसको बिल को। तो जो भी चीज़ है गारंटी लें। जैसे कि आप अपना डीजल बेच रहे हो 90 रुपये में, तो हमारा दूध क्यों नहीं बिकेगा 45 रुपये में, 40 रुपये में? आप उसकी गारंटी लीजिए। जैसे कि शैलेश दूध पैदा करेंगे या फैज दूध पैदा करेंगे या भाई साहब दूध पैदा करेंगे, तो इनका दूध सारा कलेक्ट करके हम सीधे फैक्ट्री में ले जाएंगे। आप अमूल का 52 रुपये में बेच रहे हो, उसमें बता रहे हो हाफ टोन, फुल टोन, आधा टोन। समाजवादी पार्टी के समर्थक ज्यादा है। मैं एक भाई साहब यहाँ पे मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, एक सवाल लेना चाहूँगा। एमआईएम ने 100 सीटों पे लड़ने की घोषणा की है, क्या मन में कहीं खतरा? लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव डरे हुए हैं इस घोषणा से, मुस्लिम समाज जो है अखिलेश की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग अलग रुझान है, सबकी अलग अलग सोच है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि सब समाजवादी कट्टरी हो। कहने के लोग यहाँ आपके सामने कह देंगे कि हम समाजवादी नहीं, कोई कहेगा हम भाजपाई नहीं, कोई कहेगा हम कांग्रेसी नहीं, कोई कहेगा हम बसपा के लोग नहीं है, कोई कहेगा हम एमआईएम के नहीं है। जब वोटिंग करनी जनता जाती है तो केवल जनता वोटिंग जब करती तो उसका मूड ये देखा जाता है कि किसकी लहर चल रही है, किस जिले में कितना विकास हुआ है। आज जनता अगर वोटिंग करेगी ईमानदारी से, अगर विकास के नाम पे अगर वोट करेगी जनता, तो सही मानों में हम माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना काम करके उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे दिखा दिया है, किसी मुख्यमंत्री ने भी उतना विकास ही नहीं किया है। ये बता दीजिए कि अभी जो लखनऊ रोड पे, हमें आपको पूरी सूचना भी देना चाहता हूँ कि लखनऊ रोड पे भी एक स्टेडियम बना हुआ है। माननीय अखिलेश यादव की ही नेतृत्व में ये स्टेडियम कार्यकाल हुआ है। मेट्रो जो बना है वो अखिलेश यादव ही के कार्यकाल में हुआ है, और तमाम ऐसे जो रोडें जो बनी हैं वो भी अखिलेश यादव की नेतृत्व में हुआ है। बहराइच से लेके भिंगा शरावस्ती तक की जो रोड काले हुआ है, 4 लाइन का काम हुआ है, ये अखिलेश यादव ने घाटन किया और हमने अपने आंखों के सामने चश्मदीद देखा हुआ है। अखिलेश यादव ने जितना काम किया और साथ साथ में माननीय डॉक्टर वकार अहमद शाह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के जो आज हमारे और आपके बीच में नहीं रह गए हैं, उनके भी रहते हुए ये ब्रिज, दरगाह की ब्रिज जो हमारे जो बनी हुई है, ये भी उन्हीं के कार्यकाल में किया गया। आपने कोविड के माध्यम से पूछा कि यहाँ पे कोरोना काल कैसा था। बहराइच शहर में मैं खुद एक इमाम हूँ, एक मस्जिद से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमने खुद देखा कि मैं महल्ले का खुद एक पेश इमाम हूँ। तरह तरह की मिट्टियाँ होती जाती हैं, तरह तरह के लोग मौतें होती चली जाती हैं। वो ऐसी मौत हुई, ज़्यादातर उनको कोविड के नाम पर ही बताया जाए कि इनकी मौतें हो गई है, और उसके बाद में जब वो ऑक्सीजन के लिए जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। डॉक्टर कहता हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, आप ऑक्सीजन आप अपना लाइए, तभी आपके जो मरीज को ऑक्सीजन दिया जा सकता है। अगर कोई इंजेक्शन, अगर मान लीजिए कि कोई इंजेक्शन 50 रुपए का है, तो प्राइवेट में वो इंजेक्शन 750-800 रुपए के मिलता है। बताइए कि कौन ऐसी सरकार कहती कि जो भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया है, माफिया राज खत्म कर दिया है? कौन ऐसी सरकार कहती कि हमने आज सबको सुरक्षा दे दी है? ये सरकार आती है, सिर्फ अपनी अपनी बातें कहती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तहजीब का अदब वाला शहर कहलाता है। ये बहराइच सरजमीन जो है, ये सरकार सैयद सलार मसूद गाजी के नाम से पहचानी जाती है। आज
आज इतनी दिन से 7 साल से मुझे हो गया। मैं फैजाबाद के रहने वाला निवासी हूँ, मगर यहाँ बहराइच में पढ़ता भी हूँ और अपने रिश्तेदार को रहता भी हूँ। प्लस मैंने ये देखा कि सबसे पहले जो महंगाई का मुद्दा चल रहा है, आज 400 रुपये में गैस थी। किसी टाइम पे मैं भी समाजवादी के टाइम में मैं छोटा था, जब मैं ना समझ था तो मैं ये देखता था कि 400 रुपये की गैस मिलती थी, 350-300 रुपये का सिलेंडर मिलता था। वही कांग्रेस सरकार केंद्र में रहती थी जो इस तरीके से गैस का दाम मिलता था। पेट्रोल डीजल का दाम हमने खुद देखा कि 60-65 रुपये में था, आज बता दीजिए 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। महंगाई इतनी होगी कि सब्जी आप अगर टमाटर खरीदने जाएंगे तो आपको बाजार में टमाटर 100 रुपये में मिल रहा है। बताइए महंगाई हो रही है, जनता के ऊपर कितनी मार पड़ रही है, जनता कितना सहेगी। क्या लगता है, आखिरी सवाल, इस बार क्या वाकई धर्म और जाति से उठ करके यूपी के लोग मतदान करेंगे, बहराइच के लोग इस मतदान बार करेंगे? विकास के नाम पर वोट और सीधा वोट सपा को। सीधा वोट सर देखिए, धर्म का आप मामला खत्म करिए सर। जो हम काम नहीं कह रहे हैं। नहीं मैं आपके माध्यम से कह रहा अभी हूँ। जैसे बात हुआ, नहीं। अखिलेश अली जिन्ना का बात हो गया, तमाम नहीं, चीजें मैं ये अखिलेश जी भी कभी कभी ओवर बोल देते हैं, चिलम जी भी कह देते हैं, ये सब हमारे सर धर्म जो है, धर्म शिष्टाचार सिखाता है, वो दिल से होता है, उसको सर पे लेके घूमने की जरूरत नहीं है। इसको बंद करिए, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। धर्म 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 सर, हर तरफ किसी का धर्म कोई खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में, ना सिख खतरे में, ना सिख, ना ईसाई। ये सब कहने की बात है सर। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से रह रहे हैं। आज तक मुझसे किसी ने नहीं कहा कि आप भैया फलाने धर्म के हमारे पास ना बैठो। बस खाली टीवी चैनल में और राजनीतिक प्रोग्राम में ये सुनने को मिलता है। सर प्लीज इसको बंद करवाइए। काम के ऊपर जो आए उसका स्वागत है, बाकी सर और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। धर्म का मामला सर बहुत, सर ये कोई बात ही नहीं है कि हर जगह आप धर्म। सर श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर मैं एक मुस्लिम हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य धर्म संभवानि युगे युगे। जब इस धरती, उसके बाद सर हमारी कुरान भी कहती है कि जब इस सरजमीन पर जुल्म करोगे तो मैं अपनी रस्सी को कस लूंगा, ये मेरा रब कहता है। ठीक है सर, तो धर्म तो मेरा एक ही है सर। हमारी जो बातें गीता में कही गई सर, वो हमारे खिलाफ नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ गीता में कोई बात नहीं कही गई, कुरान में कोई बात हिंदुओं के खिलाफ नहीं कही गई। तो सर इसको बंद करिए। हम लोग जानते हैं ये जाहिलादा चीजें जो हमारे देश को पूरे इंटरनेशनल नफरत का दौर नहीं सर, ये लेवल को, मेरे देश को बदनाम करती है। सर मैं फॉरेन भी गया हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने देश के नोट को देख करके मेरे दिल में खुशी होती थी। जब मैं अपने देश के नोट को देखता हूं, आपने साले को उस नोट को भी छोटा कर दिया, बेइज्जती महसूस होती है। सर मैं रियाल गल्फ कंट्री में, मुझे याद है मेरे शहर, मतलब इस मेरे देश का जो 1000 का नोट था, अगर उनके 200 रियाल के सामने रख दो तो सर उनका रियाल छोटा लगता था सऊदी गवर्नमेंट का। मेरा नोट भारी रखता था, आपने उसको भी छोटा कर दिया सर। तो प्लीज सर ये धर्म के नाम पे ये सब चीजें बंद करिए, कोई जरूरत नहीं है सर। हमने बहराइच की जनता से बातचीत की, यहाँ पे कुछ युवा नेता, पार्टी के समर्थक और कुछ नेता भी थे, हमने सबसे बातचीत किया, घंटाघर पे मौजूद हैं। और यहाँ से लोगों ने ऐलान किया है कि अब नफरत की राजनीति नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। खास करके बहराइच से ये संदेश देने की कोशिश की गई है, नफरत और धर्म की राजनीति नहीं होगी, बात अब विकास की होगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश वाकई में विकास चाहता है। चलते हैं कहीं और, किसी और विधानसभा में, और वहाँ पे जनता से बातचीत करते हैं और दिखाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। कुछ जनप्रतिनिधि मिल गए, कार्यकर्ता मिल गए, नेता मिल गए, तो उनसे भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि यूपी चाहता क्या है। शुक्रिया।